नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है, 500 या पार्ट नंबर 499 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको 8 से क्या हो रहा है, 18 हो रहा है, 18 से क्या हो रहा है, 30 हो रहा है, 30 ले 44 हो रहा है, 44 ले यहाँ पर प्रश्नार्थक चिन्ह दिया और फिर यहाँ पर आपको 78 हो रहा है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है। और यहाँ पर 8 ले क्या हो रहा है, 18 हो रहा है, यानी 8 में अगर 10 को जोड़ देंगे 18 आ गया, और 18 से क्या लिख रहे हैं, 30 लिख रहे हैं। अतः 18 में अगर 12 को जोड़ देंगे 30 आ जाएगा, और यहाँ पर 30 लेकर लिख रहे हैं, 44 लिख रहे हैं। और 30 में अगर यहाँ पर 14 को जोड़ देंगे तो 44 आ जाएगा। और 44 में देखिए यहाँ पर कौन सी संख्या जोड़ेंगे, जो अगला संख्या ज्ञात होगा। देखिए यहाँ पर नीचे ध्यान से देखिए 10, 12, 14, तो 14 यहाँ पर 16 रखेंगे, क्योंकि दो का अंतर चल रहा है। 16 को रखेंगे तो 16 को यहाँ पर जोड़ते हैं 44 में, ठीक ना। देखिए तो 6 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना गया, 0, ठीक है। और 4 1 5 कितना गया, 6 आ जाएगा। कितना क्या यहाँ पर आपको 6 आ गया है, यानी 60 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए 60 ले क्या लिख रहा है, 78 लिख रहे हैं। तो 60 में अगर यहाँ पर आपको 18 को जोड़ देंगे 78 आ जाएगा, ठीक ना। तो आपसे पूछा था कि प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, तो प्रश्नार्थक चिन्ह पर देखिए यहाँ पर आपको 60 रखा जाएगा। तो 60 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, क्योंकि ऑप्शन जो है ना वो दूसरा कुछ और का टाइपिंग में मिस्टेक हो गया होगा। ठीक है, देखिए इसको मान लीजिए क्या रखते हैं, इसको 3 हटा दीजिए इसमें से, और इसमें से आपको 3 हटा दीजिए, और इसमें से भी 3 हटा दीजिए, ठीक है ना। तो मान लीजिए इसको पूरा हटाते हैं। ठीक है, अब इसको हटाने के बाद में डी में क्या रखते हैं, 60 को रख लेते हैं। ठीक है, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, 60 हो गया। तो 60 किस ऑप्शन दिया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दिया है, यानी 14 जो है यहाँ पर 98 से समित है। ठीक उसी प्रकार से देखिए 18 जो है 162 से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि यहाँ पर 26 जो है इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि 14 को क्या करेंगे कि यहाँ पर 98 आ जाएगा। उसी प्रकार से 18 को क्या करेंगे कि 162 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 26 को रखेंगे, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर 14 दिख रहा है, तो 14 का 14 रखेंगे, ठीक ना। फिर 14 में 14 से गुना करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 2 से भाग कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, इस 7 दूनी के 14 कट गया, तो 14 साथ कितना आता है, 98 आता है। यहाँ पर 98 आ गया, ठीक है, गुना कर लिए। उसी प्रकार से देखिए 18 को रखते हैं, ये 18 दिख रहा है, और 18 में क्या करते हैं, 18 से गुना कर लेंगे, और फिर यहाँ पर आपको 2 से भाग करते हैं, ठीक है ना। 2 से भाग कर लेंगे तो देखिए 9 दूनी का 18 आ गया, 9 आ गया। देखिए 18 हो गया और फिर गुने 9 दिख रहा है, तो देखिए 18 में और 9 से गुना करेंगे तो 162 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए 26 को रखेंगे, तो 26 को भी क्या करते हैं, 26 रखेंगे, फिर यहाँ पर गुने और 26 को रखते हैं, ठीक है ना। 26 करेंगे और 2 से भाग करेंगे तो 13 दूनी के 26, ये 13 मर्द में कट गया है। देखिए यहाँ पर 26 गुने 13 रखेंगे, 26 गुने 13, जब 26 में 13 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये बराबर में 338 आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आ गया, 338 आ गया, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा, 338 हो जाएगा। तो 338 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए केशव विजय से लंबा किंतु नितिन से छोटा है। नितिन किशन से लंबा किंतु अमर से छोटा है। यदि विजय किशन से लंबा है तो सबसे छोटा कौन है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है ना, ये आपको लंबा, देखिए बोल रहा है कि केशव विजय से लंबा है किंतु नितिन से छोटा है, और नितिन जो है ना वो किशन से लंबा है और किंतु अमर से छोटा है। लेकिन बोल रहा है कि विजय किशन से लंबा है, लेकिन सबसे छोटा बताना कौन सा होगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा, और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ना, ये क्या दिख रहे हैं, बोल रहा है कि देखिए केशव विजय से लंबा है, बोल रहा है केशव विजय से लंबा है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर रखते हैं,
विजय से केशव, हाँ देखिए यहाँ पर 3 में देखिए केशव दिख रहा है, ठीक है ना, एक केशव। केशव क्या है, वो बोल रहा है कि देखिए अब विजय से लंबा है, तो विजय से लंबा है तो विजय को नीचे रखते हैं, ठीक है ना, ये विजय हो गया, ठीक है, विजय से लंबा है। आगे देखिए किंतु नितिन से छोटा है, लेकिन नितिन से कौन छोटा है, केशव और विजय दोनों है, ठीक है ना, तो नितिन को यहाँ पर रखते हैं, नितिन हो गया, ठीक है ना, नितिन से छोटा है, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि नितिन किशन से लंबा किंतु अमर से छोटा है, लेकिन नितिन जो है वो किशन से छोटा है। देखिए नितिन और किशन से लंबा है, किशन से लंबा कौन है, और नितिन है, तो किशन को कहाँ रखते हैं, तो किशन को यहाँ पर नीचे रखिए, ठीक है ना, ये किशन हो गया, ठीक है, किशन दिख रहा है। और किशन से क्या है, किंतु देखिए नितिन जो है ना वो किशन से लंबा हो गया, किंतु अमर से छोटा है, तो अमर से छोटा है तो अमर को यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, अमर से छोटा है, अमर से छोटा कौन है, किशन भी है, ठीक ना, छोटा है। तो बोल रहा है कि यदि विजय से किशन लंबा है, तो यदि विजय से किशन लंबा है, हाँ, तो यहाँ पर किशन से ना विजय देखिए लंबा है, ठीक है, लंबा है, आगे है, ठीक है ना। अब आगे देखिए बोल रहा है कि तो सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा तो यहाँ पर नीचे दिख रहा है किशन ना, यहाँ पर क्या हो गया, सबसे छोटा किशन दिख रहा है, ठीक है, किशन हो जाएगा। तो किशन को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए विजय दक्षिण की ओर यानी 12 किलोमीटर यात्रा करता है, फिर दाईं ओर मुड़कर यानी 10 किलोमीटर यात्रा करता है, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर यात्रा करता है, यानी विजय प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना कि एक विजय है, बोल रहा है कि विजय दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर यात्रा करता है, तो उससे पहले एक डायग्राम को बनाते हैं, ठीक ना। जैसे देखिए यहाँ पर डायग्राम होता है, ये क्या होता है, पूर्व होता है, यहाँ पर आपको पश्चिम होता है, ये आपको उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। डायग्राम बना दिए, बोल रहा है कि विजय दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर यात्रा करते हैं, तो दक्षिण की तरफ, तो यहाँ से क्या करते हैं, दक्षिण की तरफ चलेंगे, ठीक है ना। अब देखिए अब मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं प्रारंभिक स्थान रखते हैं, ठीक है, एक प्रारंभिक स्थान हो गया। विजय यहाँ से दक्षिण की तरफ, दक्षिण नीचे की तरफ दिख रहा है, ये कितना चल रहा है, ये 12 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है, यात्रा करता है। फिर दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर यात्रा करता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है। देखिए दाईं ओर मुड़ता है ना, दाईं ओर मुड़ने के बाद में तो दाहिने किधर आएंगे, इधर आएंगे, और कितना चल रहा है, 10 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है। फिर दाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर यात्रा करता है, फिर यहाँ पर दाहिने मुड़ते हैं और 12 किलोमीटर यात्रा करते हैं, ठीक है, 12 मीटर कर लिया है। अब आगे बोल रहा है कि विजय प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, ये बोल रहा है कि प्रारंभिक स्थान ये है, यहाँ से ये कितनी दूरी पर है आपको यही बताना है, ठीक है ना। देखिए ये जब 10 किलोमीटर है, ये भी 10 किलोमीटर होगा क्योंकि दोनों बराबर है, ठीक है ना, ये 10 किलोमीटर हो जाएगा। तब प्रारंभिक स्थान से विजय कितनी दूरी पर है, तो 10 किलोमीटर दूरी पर है। तो 10 किलोमीटर दूरी को देखिए किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 आकृति दिया है, इन तीनों आकृति में से बताना है कि इस प्रश्नोत्तर के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों जो आकृति में से जो है ना, वो आपको ये 2 आकृति में इसके जगह पर कौन सा संख्या लगाया है उसी प्रकार से तीसरा में रखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है ना, आपको प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर दिया है, यानी इसका मतलब कि देखिए ये 112 कैसे लाया है और 54 कैसे लाया है। तो क्या करेंगे, 30 को और यहाँ पर 24 को आपस में क्या करते हैं कि 54 आ जाएगा, और 42 और यहाँ पर 17 को आपस में क्या करेंगे कि यहाँ पर 112 आ जाएगा। उसी प्रकार से 28 और 38 को रख के इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर संख्या को रखेंगे, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, यहाँ पर ध्यान से देखते हैं, और यहाँ पर 30 दिख रहा है, ठीक है ना, क्या दिख रहा है, 30 दिख रहा है, और यहाँ पर 24 दिख रहा है। इन दोनों का आपस में क्या करते हैं कि 54 आ जाएगा। देखिए एक बार जोड़ के देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर 34 यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है 24 ना, 24 को जोड़ेंगे और 4 एकम 4 हो गया और 3 2 5 हो गया। हाँ 54 तो ये रहा है, ठीक है ना, यानी इन दोनों का आपस में जोड़ने के बाद में ये तीसरा आपको ज्ञात हो जा रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए 42 को और 70 को भी रखेंगे, तब आपको क्या लाना है 112 लाना है, और तो यहाँ पर आपको 70 हो गया और फिर प्लस में यहाँ पर 42 आ गया, ठीक है ना। तो 2 एकम 2 हो गया, 7 4 कितना गया 11 आ गया। हाँ देखिए यहाँ पर भी आ गया 112 आ गया। उसी प्रकार से तीसरा में भी रखते हैं, ठीक है ना। तो तीसरा में आपको क्या दिख रहा है, और देखिए 28 और 38 दिख रहा है, तो 38 को रखते हैं, फिर यहाँ पर 28 को रखते हैं, इन दोनों का आपस में जोड़ेंगे, तो कितना आ जाएगा 8 दूनी के 16 के 7 में लेख 3 दूना के
और 3 है 2 5 है 5 1 6 कितना गया 66 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा 66 हो गया। तो 66 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित संख्या प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ ले और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए और सभी संख्याएं एकल अंकीय संख्या है। देखिए यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है, इन श्रृंखला में आपको बताना क्या सवाल देखिए यहाँ से पूछा है, ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में भी एक संख्या है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना कि यहाँ पर आपको नीचे क्या दिया है, ये बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्या और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए और गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए और सभी संख्या जो है एकल अंकीय संख्या है। यानी इसका कहने का मतलब है कि नीचे एक श्रृंखला दिए हैं, ठीक है। इन श्रृंखला में आपको बताना क्या है, सवाल देखिए यहाँ से पूछा है ऐसे कितनी प्रतीक है, इसमें क्या पूछ रहा है ऐसे कितनी प्रतीक है, तो यहाँ पर आपको प्रतीक को रख लेंगे, ठीक है ना। ये प्रतीक है, ठीक है, प्रतीक है जिनमें से प्रत्येक के पहले एक संख्या है, जिनके पहले एक क्या होना चाहिए संख्या होना चाहिए, ठीक है, और ठीक बाद भी एक संख्या होना चाहिए, बाद में भी एक संख्या है, ठीक है, संख्या है। यानी इसका कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पर आपको इन श्रृंखला में बताना है कैसे कितने प्रतीक हैं जिनके पहले भी संख्या जिनके बाद भी संख्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए प्रतीक को देखते हैं, ये प्रतीक दिख रहा है और प्रतीक से के पहले भी संख्या दिख रहा है, इसके बाद भी संख्या दिख रहा है। देखिए ये भी प्रतीक दिख रहा है, प्रतीक के पहले भी संख्या इसके बाद भी संख्या दिख रहा है। ये भी देखिए प्रतीक हो गया, प्रतीक के पहले भी संख्या प्रतीक के बाद भी संख्या दिख रहा है, ठीक है। और कहीं दिख रहा है, ये देखिए संख्या प्रतीक, हाँ देखिए ये प्रतीक होना चाहिए ना। तो यहाँ पर भी आपको क्या दिख रहा है प्रतीक प्रतीक प्रतीक, हाँ देखिए इसमें भी प्रतीक दिख रहा है, इसके पहले भी संख्या इसके बाद भी संख्या दिख रहा है, और इसमें कहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है। यानी देखिए 1 2 3 4, यानी 4 ऐसी क्या दिख रहे हैं, यानी 4 ऐसी प्रतीक है जिनके पहले संख्या जिनके बाद भी संख्या है। तो 4 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें दिया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी हवा जो है ना आपको वायुमंडल से समझना है, उसी प्रकार से बताना है कि पानी जो है ना इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन से किसे समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं प्रश्न समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए ये बोल रहा है कि हवा, हवा से क्या है वायुमंडल से समित है, उसी प्रकार से पानी आपको बताना है किसी से समित होगा। देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, हवा, हवा वायुमंडल में होती है, हवा जो हवा वो वायुमंडल में होती हैं, ठीक है ना, होती हैं। जो हवा है वो वायुमंडल में होती हैं। तो पानी कहाँ होती है, ठीक है, पानी भी होता है। तो कहाँ होता है, तो पानी द्वीप में होता है, नहीं महासागर में होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या महासागर, ठीक है ना, ये क्या हो गया महासागर में होती है, ठीक है, बिंदु में होती है नहीं, पृथ्वी पर होती है नहीं। देखिए यानी जिस प्रकार से हवा वायुमंडल में होती है ना, उसी प्रकार से पानी कहाँ होती है यहाँ पर महासागर में होती है। तो महासागर को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए 7 बॉक्स यानी एम एन ओ पी क्यू आर और ए से एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन और जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में रखे हो, ठीक है। अब बोल रहा है कि नीचे बोला कि एस के नीचे केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं, यानी क्यू के ऊपर केवल 1 बॉक्स रखा गया है। यानी देखिए क्यू और पी के बीच केवल 1 बॉक्स रखा गया है, यानी आर और एन के ऊपर ठीक एक रखा गया है, ठीक है। आर जो है ना एन के ऊपर रखा गया है और ओ के एम के नीचे किसी के स्थान पर रखा गया, यानी एम और आर के बीच में कितने बॉक्स रखे गए हैं आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है ना, देखिए यहाँ पर आपको बोल रहा है कि 7 को बॉक्स दिया है, ठीक है, जिसमें बोल रहा है कि एम एन ओ पी क्यू और आर ए से एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि ये इसी क्रम में रखे गए हैं। यानी इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर 7 को बॉक्स रखे हैं, जो इस क्रम में दिया है ना, ये जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में रखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको क्या करते हैं, सबसे पहले 7 बॉक्स को बनाते हैं। देखिए 7 बॉक्स को ऐसे बनाएंगे क्योंकि नीचे ऊपर इसको लिखेंगे, ठीक है ना, ऐसे लिख लेंगे। और देखिए इसमें जैसे 2 भाग में करते हैं, ठीक है, यहाँ पर 1 2, ठीक है ना, 3 4 5 6, और जिससे देखिए यहाँ पर 7 को रखिए, ये 7 हो गया और 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो एक क्या दिख रहा है, और एक क्रम को रखती हैं, ठीक है ना, एक क्रम हो गया, ठीक है। आप इसको क्या रखेंगे, यहाँ पर बॉक्स रखते हैं, ठीक है,
बॉक्स हो गया, ठीक है ना, ये बॉक्स हो गया, इसको ऐसे रख लेते हैं, ठीक है ना, ऐसे हो गया। अब देखिए एक क्रम संख्या हो गया, ठीक है, ये बॉक्स हो गया। अब आपको देखिए ये क्या दिखेगा, ये नीचे से हो गया, ठीक है ना, ये नीचे हो गया क्योंकि यहाँ पर आपको ऊपर में हो गया, ठीक है ना, ये ऊपर दिख रहा है, ये ऊपर हो गया, ये नीचे दिख रहा है, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि यहाँ पर ए से, इसको ऐसे रखते हैं। अब देखिए बोल रहा है कि एस के नीचे केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं, यानी एस के नीचे 2 बॉक्स, तो एस को यहाँ पर रखते हैं, इसके नीचे 2 बॉक्स हो गया है, ठीक ना। आगे देखिए बोल रहा है कि क्यू के ऊपर केवल 1 बॉक्स रखे गए हैं, यानी क्यू के ऊपर केवल 1 बॉक्स है, तो क्यू को यहाँ पर रखते हैं जिसके ऊपर में 1 बॉक्स रखा गया है, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि क्यू और पी के बीच केवल 1 बॉक्स रखा गया है, यानी बोल रहा है कि क्यू और पी के बीच, तो क्यू और पी के बीच में 1 बॉक्स है, तो पी को रखते हैं। क्यू और पी के बीच में 1 बॉक्स रखा गया है, देखिए क्यू और पी के बीच में कितना है, 1 बॉक्स रखा गया है, ठीक ना। आगे बोल रहा है कि आर को एन के ठीक है ऊपर रखा गया है, लेकिन आर जो है ना, आर वो एन के ऊपर है, तो आर को क्या रखते हैं, एन के ऊपर रखते हैं, ठीक है ना। आर को कहाँ रखेंगे, एन के ऊपर, तो एन को यहाँ पर रखते हैं जिसके ऊपर आर रख लेते हैं, ठीक है ना, आर हो गया। आगे बोल रहा है कि ओ को और एम के नीचे किसी एक स्थान पर रखा गया है, लेकिन ओ है ना, ओ ओम एम के नीचे किसी एक स्थान पर, तो एम को मान लीजिए यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है ना। एम के नीचे क्या हो गया, यानी ओ हो गया, ओ यहाँ पर रख लेते हैं, ये किसी एक स्थान पर हो गया, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि एम और आर के बीच कितने बॉक्स रखे गए हैं, बोल रहा है कि एम और आर के बीच, तो एम ई दिख रहा है और आर ई दिख रहा है, इन दोनों के बीच में कितने बॉक्स है, तो 1 2 3 4, यहाँ पर 4 बॉक्स रखे गए हैं, यानी देखिए एम और आर के बीच में 4 बॉक्स रखे गए हैं। तो 4 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस वे आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिया है, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में कैसे समित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्द में से कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको पिता दिया है, भाई दिया है और पुरुष दिया है, तो सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तो सबसे कॉमन देखिए हमको यहाँ पर सबसे कॉमन क्या दिखेगा, ये पुरुष दिखेगा, ठीक है ना, ये पुरुष हो गया, सबसे कॉमन पुरुष है। पुरुष के अंदर में भी आपको भाई आते हैं और कुछ भाई क्या होता है, यहाँ पर पिता भी होते हैं, जैसे देखिए ये भाई हो गया, ठीक है ना, ये पिता हो गया। देखिए सबसे कॉमन क्या दिख गया, पुरुष दिख रहा है, यानी पुरुष के अंदर में भाई भी आते हैं और पुरुष के अंदर में पिता भी आते हैं। और देखिए कुछ भाई, देखिए यहाँ पर क्या हो गया, भाई, यानी पुरुष के अंदर ही भाई आता है ना, तो भाई आ गया। और कुछ भाई यहाँ पर कुछ कोई किसी का पिता भी होता है और यहाँ पर कोई जो पिता है ना किसी का भाई भी होता है, इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस समुच्चय को चुनिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार से समित है जिसे प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं समित है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 2 समुच्चय नीचे आपको दिया है, ये जिस प्रकार से आपस में समित है, ठीक है ना, उसी प्रकार से बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा एक समुच्चय है जो इन दोनों के जैसा समित आपको दिख रही है, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि इन दोनों आपस में कैसे समित दिख रही है, तब तो यहाँ पर दूसरा को रखेंगे, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 13 64 और 5 दिख रहा है, ठीक है ना। देखिए 13 में क्या करते हैं, ये 5 को माइनस कर लेंगे, देखिए ई वाला 13 को 5 में माइनस करते हैं और इनका स्क्वायर कर देंगे, तो कितना बचेगा, 8 बच जाएगा, और 8 का स्क्वायर कर देंगे 64 आ गया। देखिए ये बीच वाली संख्या आ गया ना, ठीक है। उसी प्रकार से दूसरा को रखते हैं। देखिए दूसरा में क्या दिख रहा है, 10 दिख रहा है, 1 दिख रहा है और 9 दिख रहा है, तो यहाँ पर 10 को रख लेंगे और माइनस कितना करेंगे, 9 करेंगे, क्योंकि देखिए दोनों यहाँ पर 13 और 5 इन दोनों को आपको अलग अलग लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पहला और तीसरा संख्या को आपस में माइनस करके स्क्वायर करेंगे तो बीच वाली संख्या ज्ञात हो रहा है, ठीक है ना। अब इसको भी स्क्वायर करेंगे तो 9 में से 1 घटाएंगे तो कितने, 10 में से घटाएंगे 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना, 1 आ गया। देखिए यहाँ पर आपको 1 दिया हुआ है। उसी प्रकार से बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन से जो है इनके जैसा आपको समित दिख रही है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए में रखेंगे, अब 15 में से 9 घटा लेंगे, ठीक है। अब 15 में से यहाँ पर 9 घटाते हैं, ठीक है ना, तो कितना बचेगा, 9 6 15 यानी 6 बच गया। 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 के 36 हो गया, लेकिन यहाँ पर 144 दिया है, इसका मतलब ये नहीं हो रहा है, ठीक है ना, ये नहीं होगा। अगर बी को रखेंगे तो ये भी आ गया है। देखिए तो यहाँ पर 9 6 15 गया, ठीक है ना, तो 16 दिख रहा है, तो ठीक है, तो 16, तो यहाँ पर आपको कितना दिख गया, 7 आ गया। 7 का भी स्क्वायर करेंगे तो नहीं आ रहा है,
ठीक है, ई भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन ए भी बी नहीं होगा। और 3 को रखे सी को, सी भी नहीं होगा। ठीक है, और डी को देखते हैं तो डी आपको हो जाएगा। कैसे हो गया, देखिए ये 16 दिख रहा है और 9 दिख रहा है, तो 16 में से क्या करते हैं 9 को घटा लेंगे। ठीक है ना, अब इसका स्क्वायर करेंगे। देखिए तो यहाँ पर आपको 7 बच गया, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 49 आ गया है। देखिए ये पर आपको 49 आ गया, यानी इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर डी जो है ना, इन दोनों के जैसा समीकरण आपको दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न इसमें दिया है कि उस समय का चयन करें जो किसी घड़ी में 9:30 की सही दर्पण छवि को दर्शाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि उस समय को चयन करना है, यानी उस समय को बताना है जो कि किसी घड़ी में यानी 9:30 हो रहा है, उसका दर्पण छवि बताना है। यानी उसको दर्पण में हम देखेंगे ना किस प्रकार से आपको दिखेगा, आपको इसे बताना है। तो हमको समय कितना दिख रहा है 9:30। हम इस समय को क्या करेंगे, दर्पण में देखते हैं, तो दर्पण में देखने के बाद में बताएंगे कि समय कितना दिखेगा। ठीक है ना। देखिए तो दर्पण में ज्ञात करने के लिए सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, तो सबसे पहले यहाँ पर सही लिखते हैं। ठीक है ना, ये सही समय हो गया। ठीक है ना, ये सही समय दिख रहा है, तो सही समय क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखिए 12 हो गया। ठीक है, अगर 12 रखते हैं, ठीक है, पुट्टे 12 रखेंगे, जब पुट्टे 12 रखते हैं और तो यहाँ पर ऐसे, और 11:60। देखिए इसको क्या करते हैं ना, ऐसे भी रख सकते हैं, 11:60 रखते हैं। देखिए ठीक है ना, 11 और 60 में से देखिए आपको कब बताना है, दर्पण छवि। जब दर्पण में पूछेगा तो 11:60 में से क्या करेंगे, जो आपको समय दिया रहेगा उसको माइनस कर लेंगे। ठीक है ना, इसको माइनस कर लेंगे। ठीक है, माइनस कर लेंगे। अब देखिए तो 60 में से 30 घटाएंगे, 30 बचेगा, और यहाँ पर 9 2 11, तो यहाँ पर 2 बच जाएगा, यानी 11 में से 9 घटाएंगे 2 बचेगा, यानी 2 बच के यहाँ पर 30 मिनट बचेगा। तो आपसे वही बताना था कि उस समय का चयन करना है, यानी उस समय को चयन करना है जो कि 9:30 को अगर हम सही दर्पण में देखेंगे ना, तो सही दर्पण छवि क्या होगा, तो दर्पण छवि यहाँ पर 30 यहाँ पर 2:30 हो रहा है, तो 2:30 देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, 2:30 ऑप्शन नंबर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है, निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले कथन क्या बोल रहा है, इसके आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। ठीक है ना, तब निष्कर्ष को सही करेंगे। देखिए कथन बोल रहा है कि कुछ कार वाहन है, तो कुछ जो कार है ना वो क्या है, वाहन है, तो कुछ कार के रखते हैं, वाहन में रखते हैं। ठीक है ना, ये वाहन हो गया। आगे बोल रहा है कि सभी वाहन मशीन है, लेकिन सभी जो वाहन है ना वो क्या है, मशीन है। ठीक है, ये मशीन दिख रहा है। ठीक है ना, ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए तो यहाँ पर आपको निष्कर्ष में दिखा रहा है, निष्कर्ष आपको दिखा रहा है कि देखिए पहले में दिख रहा है ना कि कुछ मशीन कार हैं, हाँ कुछ जो मशीन दिख रहा है ना वो कार दिख रहा है, इसका मतलब ये सही बोल रहा है। ठीक है, आगे देखिए, आगे दूसरा में बोल रहा है कि कोई कार मशीन नहीं है, बोल रहा है कि कोई जो कार है ना वो मशीन नहीं है। हमको कुछ कार यहाँ पर मशीन दिख रहा है, ये बोल रहा है कि नहीं है, इसका मतलब ये गलत बोल रहा है। ठीक है ना, ये गलत बोल रहा है। क्या कर रहा है, गलत बोल रहा है, तो केवल आपको निष्कर्ष 1 सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक विक्रेता ने एक वस्तु पर 73% की छूट दी और फिर भी 56% लाभ प्राप्त किया। ठीक है, तो क्रय मूल्य और सूची मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोल कर है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है ना, ये बोल रहा है कि एक पानी विक्रेता है। ठीक है ना, एक विक्रेता एक वस्तु को 73% छूट देता है। ठीक है ना, फिर भी वो 56% लाभ कमा लेता है, ताकि क्रय मूल्य सूची मूल्य इन दोनों का अनुपात ज्ञात करना है, क्रय मूल्य और सूची मूल्य का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए क्या रखते हैं, हाँ सूची मूल्य, नहीं क्रय मूल्य रखते हैं। ठीक है, एक क्रय मूल्य हो गया। ठीक है ना, फिर बाटा में क्या रखते हैं, सूची मूल्य, ये सूची हाँ मूल्य हो गया। ठीक है, सूची मूल्य हो गया। ठीक है ना, अब इसको देखिए आज 100 में से क्या करते हैं, छूट करते हैं। ठीक है, और छूट रखेंगे, छूट परसेंटेज हो गया। ठीक है, फिर बाटा में रखते हैं 100 प्लस ये लाभ रखते हैं। ठीक है ना, ये लाभ परसेंटेज, यहाँ पर लाभ रखते हैं और लाभ परसेंटेज हो गया। ठीक है ना, ये लाभ परसेंटेज हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करेंगे, यहाँ पर आपको 100 दिख रहा है, 100 में से क्या करते हैं, यहाँ पर आपको छूट कितना दिया है, 73 दिया है, तो 73 को रखते हैं। ठीक है ना, फिर बाटा में क्या करते हैं, 100 दिया है। ठीक है, फिर प्लस में यहाँ पर कितना दिया है, 56 दिया है, तो 56 रख लीजिए।
अब देखिए, और 100 में से 73 घटाएंगे 27 बचेगा, और 100 और 56 को जोड़ेंगे तो 100, यहाँ पर हाँ 156 हो गया। फिर इसको क्या करते हैं, भाग करेंगे तो 9 से 9 3 27, और यहाँ पर 52 मर्त में कट गया, ठीक है, ये कट गया। तो यहाँ पर कितना गया, 9/52 आ गया, यानी 9 अनुपात कितना गया, 52 आ गया। तो 9 अनुपात 52 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक सीढ़ी दीवार के सहारे जमीन से 60 डिग्री का कोण बनाते हुए यानी टिकी हुई है, ठीक है। यदि सीढ़ी का निचला हिस्सा दीवार से यानी 15 मीटर दूर है तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है ना, ये बोल रहा है कि एक सीढ़ी है, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है कि एक सीढ़ी दीवार से के सहारे यानी 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टिकी हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बताना क्या है कि यदि सीढ़ी का निचला हिस्सा दीवार से 5 मीटर दूर है, यानी दीवार से 5 मीटर दूर सीढ़ी दिख रहा है, तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करना है कि कितना है, ठीक है ना। उसे देखिए जब लंबाई पूछा है ना, यहाँ पर एक कोण बना लेंगे, और जैसे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, ये ऐसे हो गया, ठीक है ना, ऐसे दिख रहा है, और इसको कोण मानते हैं, ठीक है। ये आपको आधार हो गया। देखिए यहाँ से आके ये 90 डिग्री बन गया, ये कितना बन गया, 60 डिग्री बन गया, ठीक है, 60 डिग्री बन गया, और कोण बनाते हुए टिकी हुई है। सीढ़ी का निचला हिस्सा 5 मीटर है, ये निचला हिस्सा क्या दिख रहा है, 5 मीटर हो गया, ठीक है ना। इसको ए रख लेते हैं, इसको बी रख लेते हैं, इसको सी रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको पूछा क्या है, सीढ़ी की लंबाई पूछा है, तो मान लीजिए इधर आपको क्या रखते हैं, सीढ़ी रखते हैं, ठीक है ना। ये सीढ़ी हो गया, ये सीढ़ी का लंबाई पूछा है। जब सीढ़ी का लंबाई पूछा है ना, इसको करेंगे क्या, देखिए यहाँ पर आपको कॉस दे गया, ठीक है, यानी कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री बराबर क्या होता है, आधार, ठीक है ना, आधार बटा में यानी कोण होता है, ठीक है ना, एक कोण होता है। आधार कितना दिया है, हाँ तो 1/2 यानी साइन 60 डिग्री का मान कितना था, 1/2, और आधार कितना दिए, 5 दिया है। और पूछा क्या है, ए सी बराबर यानी कोण निकालना है, ए और सी कोण निकालना है, ठीक ना। अब देखिए हाँ ए सी बराबर 5 गुने और 2 हो जाएगा, 5 दूनी का 10, यानी ए और सी बराबर क्या दिख रहा है, 5 दूनी का 10 मीटर, ये 10 मीटर आ गया। तो आपसे वही पूछा है कि सीढ़ी की लंबाई कितना हो गया, तो देखिए सीढ़ी की लंबाई कितना हो जाएगा, तो सीढ़ी की लंबाई यहाँ पर 10 मीटर हो गया। तो 10 मीटर को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए एक फल विक्रेता 1 रुपये में 2 नींबू खरीदता है और 3 रुपये में 5 नींबू की दर से उन्हें बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है ना, ये बोल रहा है कि एक फल विक्रेता है जो कि 1 रुपये में 2 नींबू खरीदता है, यानी 1 रुपया में 2 नींबू खरीद रहा है, लेकिन 3 रुपये में 5 के नींबू की दर से बेच देता है, तो उसकी लाभ होगा या हानि होगा, आपको प्रतिशत बताना है, यानी लाभ प्रतिशत बताना है, हानि नहीं, लाभ प्रतिशत बताना है। तो देखिए यानी 1 रुपये में कितना नींबू, ठीक है ना, 1 रुपया में कितना नींबू, यानी का ठीक है ना, क्रय मूल्य निकालता है, ठीक है, यानी क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना दिख रहा है, 1/2 रुपया, यानी 2 रुपये दिया तो 1/2 रुपया गया। अब नींबू दिखा रहा है 3 रुपये में, तो देखिए उसी प्रकार से एक नींबू, ठीक है, एक नींबू का ये विक्रय मूल्य यानी बेचने का, ठीक है ना, यानी विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है, विक्रय मूल्य तो 3 रुपया में और 5 की दर से रुपये से बेच देता है, ठीक है ना। तो अब बताना है कि लाभ प्रतिशत बताना है। तो देखिए लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, 3/5 माइनस 1/2, ठीक है, फिर बटा में 1/2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 होगा, ठीक है ना, 1/2 होगा। तो इसको क्या करते हैं, गुना 100 रखेंगे, परसेंटेज तो 100 रखेंगे, फिर सोल्व करेंगे। देखिए और 5 दूनी का 10, 1/2 में कितना आ जाएगा, 10 आ गया, ठीक है ना, 1/2 में 10 आ गया, 5 दूनी का 10, ठीक है, ये 2 को ऊपर लगे तो 5 दूनी का 10 हो गया, फिर गुने 2/2 में, ये वाला 2/2 नीचे आ गया, 1 आ गया, ठीक है ना, तो 1 आ गया। और फिर गुने कितना करते हैं, 100 करते हैं। अगर इसको काटेंगे और 10 दूनी के 20, 1 0 से 1 0 काट लिए, 1 से 1 काट लिए, तो 20 10 दूनी के कितना आ गया, 20 आ गया, ये 20% आ गया। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो लाभ प्रतिशत 20% है। तो 20% को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।
और कल से एक नए अंदाज में नए रीजनिंग के आपको प्रश्न लेकर आएंगे। ठीक है।